हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 47वां लेक्चर है आज हमारा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोगों को रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश कर दिया था। तो मैं इस लेक्चर में पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो पिछले लेक्चर में रह गया था, और उस एग्जाम्पल के बाद हम लोग इस पूरे यूनिट 4 का एक क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। तो मैं जल्दी से एग्जाम्पल क्या है बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस टाइप का है कि एक व्यापारी ने कुछ वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीदा हुआ है। 10 वस्तुएं उसमें से खराब हो जाती हैं और शेष जो बची गई वस्तुएं हैं, खरीदने के बाद 10 खराब हो गई तो कुछ बचेंगी। अब उन जो बची हुई वस्तुएं हैं उनको प्रत्येक के मूल्य से, मतलब कि उसने एक वस्तु को जितने रुपए में खरीदा था उतने में से 2 रुपए अधिक लगाकर बेच देता है, और इस तरह बेचने पर उसको 60 रुपए का लाभ हो जाता है। तो खरीदी गई वस्तुओं की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलो क्योंकि उसने 1200 रुपये में खरीदा था और 10 खराब हो गई, तो अब उसको जो खरीदी गई वस्तुएं हैं उनमें कुछ बढ़ाकर बेचना पड़ेगा ना, अगर लाभ कमाना है तो उसने 2 रुपये बढ़ा के बेचे। चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमें पूछ रहा है कि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है, तब उसी को मान लेते हैं x। माना खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बराबर x। उसने x वस्तुएं खरीदी थी और कितने रुपए में खरीदी थी? 1200 रुपए में। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? अगर उसने x वस्तुएं खरीदी 1200 रुपए में, तो एक वस्तु वो कितने में खरीदेगा? 1200 बटे x रुपए में, है ना। ओके, अब उसकी 10 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तो 10 वस्तुएं खराब होने के बाद बची वस्तुएं, 10 वस्तुएं अगर खराब हो गई तो उसके पास कितनी वस्तुएं बचेंगी? x में से 10 कम हो जाएगा। ओके, और उसने हर एक वस्तु पर 2 रुपये मूल्य अधिक बढ़ा दिया ना, बची वस्तुएं तो इतनी हो जाएंगी, और प्रत्येक वस्तु का मूल्य वो कितना हो जाएगा? जो पहले वाला मूल्य था, प्रत्येक वस्तु का मूल्य पहले इतना था, है ना, बाद में 2 रुपये और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये मूल्य हो गया। हमें कह रहा है कि इतने में बेचने पर उसे 60 रुपये का लाभ हो जाता है। उसने x माइनस 10 वस्तुओं को इतने रुपए प्रति वस्तु के मूल्य में बेचा, तो उसको 1200 में 60 का और लाभ हो गया। तो अतः प्रश्नानुसार देखो, एक वस्तु को बेचा उसने इतने रुपए में, तो x माइनस 10 वस्तु को कितने में बेचेगा? गुणा कर देंगे, है ना। गुणे 1200 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1200 में 60 रुपए का लाभ, है ना। 1200 में 60 रुपए और जुड़ जाएंगे। ओके, x माइनस 10 वैसे ही लिख कर रहने दो। ये कितना हो जाएगा? 1200 प्लस x का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और फिर हम लोग x का मल्टीप्लाई यहाँ करने के बाद x को सीधे दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 1200 ये 60 हो जाएगा, 1260 और x इधर आके गुणा हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये ब्रैकेट दोनों ओपन करने हैं, तो 1200x प्लस x का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 12000 हो जाएगा, और माइनस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 20x हो जाएगा, बराबर में 1260x। अब 1260 को भी उठा के इधर लाओ। ओके, हम पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, 2x स्क्वायर और प्लस 1200x, है ना, 1200x ये
माइनस का 20x, अब ये वाला x वाला पद भी यहीं पे लिख लेते हैं, तो माइनस 1260 है ये, माइनस 1260x, और बचा क्या ये वाला माइनस 12,000 बराबर 0। ओके, 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, x वाले टर्म को हम लोग जोड़ लेते हैं, 1260 में 20 जुड़ेगा 1280 हो जाएगा, और 1280 में से 1200 चला जाएगा तो सिर्फ 80 बचेगा, 80x और माइनस का 12,000 वैसे ही रहेगा बराबर 0। अब 2 से डिवाइड कर दो तो और सिंप्लीफाई हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इक्वल टू 0। ये अपने पास समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, तो गुणनखंड विधि ही सबसे आसान रहती है, जब ये वाला पद बहुत बड़ा हो तो गुणनखंड विधि सबसे आसान रहती है। ओके, देखो अगर हम 6000 को 6 इंटू 1000 लिख दें, मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत लंबा उसको कर दिया था, तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम लोग इसको 6 इंटू 1000 करेंगे, और देखो 6 को तोड़ो 2 इंटू 3 में, 1000 को तोड़ो 10 इंटू 10 इंटू 10 में, है ना। 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से 2 ग्रुप ऐसे बनाने हैं ताकि उनको जोड़ने या घटाने पर 40 आए और गुणा करने पे माइनस का 6000 आए। देखो a क्रॉस c माइनस है, b भी माइनस है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट, पहला पद जो है वो बड़ा रहेगा, निगेटिव में रहेगा इसको तोड़ने पर, और दूसरा पद छोटा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2 तिया 6, 6 दाम 60, 10 दाम 100, 100 में से 60 जाएगा 40 बन गया। तो एक हम लोग ले लेते हैं 2 को, 2 10 को, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और 2 तिया 6, 6 दाम 60, 10 100 और 60 में टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस का 60x माइनस 6000 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 100 प्लस 60 कॉमन ले लिया, x माइनस 100 इक्वल्स 0, है ना। अब इसके आगे सिंपल है अपना, तो x माइनस 100 विद इन 1 ब्रैकेट एंड x प्लस 60 विद इन सेकेंड ब्रैकेट एंड इक्वल्स 0। अब हम लोग बारी बारी से एक एक टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो अपने पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना। अब हमें x क्या हमने माना था, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या निगेटिव हो नहीं सकती, दैट मीन्स ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला सही हो जाएगा। अतः खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बराबर क्या है 100। ये अपना आ गया आंसर, है ना। इजी था ये, इतना कुछ टफ नहीं था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में ही जो बात थी वो थी, ये सब कैलकुलेशन जो करना था यही आपको समझना है। ओके, अब ये एग्जाम्पल भी यहीं पे हो गया। अब हम लोग इस यूनिट का एक तुरंत से रिवीजन कर लें इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपनी 5th यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ओके, रिवीजन। हमने सबसे पहले, यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है, द्विघात समीकरण होता क्या है ये पढ़ा था, है ना। तो फर्स्ट चीज हमने क्या स्टडी की थी, डेफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है ये हमने देखा था। तो यदि x कोई चर राशि है तथा a, b, c अचर हैं, जहां a 0 के बराबर नहीं है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, x में एक द्विघात समीकरण कहलाता है।
समझे क्या हुआ द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का एक्सप्रेशन जहां पे a 0 के बराबर नहीं होगा, a b c तीनों अचर राशियां हैं और जो x है वो चर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उसके मूल क्या होते हैं, है ना। तो सेकंड चीज क्या थी? रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, द्विघात समीकरण के मूल। रूट्स क्या थे? यदि अल्फा एक वास्तविक संख्या है, अल्फा वास्तविक होनी चाहिए, ओके, तथा नहीं तब एक वास्तविक संख्या है, हाँ ठीक है, तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ओके। तब अल्फा इस समीकरण का क्या कहलाता है? मूल। मूल कहलाता है यदि एक कंडीशन बस अल्फा सेटिस्फाई कर दे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, मतलब कि इस समीकरण में x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर इस समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, है ना। तब हम लोग बोलते हैं कि x बराबर अल्फा, इसको हम लोग अगर x बराबर अल्फा लिख दे तो ज़्यादा सही रहे, x बराबर अल्फा। x बराबर अल्फा इस समीकरण का एक मूल है। अब मैंने बताया था किसी समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल और बहुपद के शून्यक में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम लिख सकते हैं, x बराबर अल्फा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है ना। शून्यक भी हो गया तो भी हम लोग बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट है या मूल है ना। और एक बात, किसी भी द्विघात समीकरण के दो रूट्स होते हैं, है ना, दो मूल होते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ओके। अब हमें ये पता चल गया कि रूट क्या होता है, तो अब ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा कि रूट निकालते कैसे हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट मेथड था वो था सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग किसी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, है ना। तो थर्ड पॉइंट था सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन निकालने के कई सारे मेथड थे। पहला हम लोगों ने देखा गुणनखंड विधि से, दूसरा हम लोगों ने देखा पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा हम लोगों ने देखा कि द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का जो यूज करके हम लोग कैसे कर सकते थे। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो था वो क्या था? गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, है ना। दूसरा क्या था? पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या था? द्विघाती सूत्र विधि। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इन तीनों को मैं ब्रीफ में बता देता हूं, अब बोर्ड में लिखूंगा नहीं। हमें कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया रहता था, हम उस समीकरण का जो मध्य वाला पद है जहां पे x लिखा रहता है उसको तोड़कर
उस द्विघात समीकरण को दो रैखिक समीकरणों के गुणनफल में बदलते थे, है ना। जैसे ही बदल गया तो उसमें से एक एक को हम लोग 0 के बराबर रख के वहां पे x के जो मान आते थे वही उस द्विघात समीकरण के मूल हो जाते थे, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे काम करता था। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण वर्ग वाला मेथड देखा। उसमें क्या करते थे, समीकरण में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो ax स्क्वायर प्लस bx को वैसे ही लिखा रहने देते थे और ax स्क्वायर प्लस bx की मदद से हम लोग एक तीसरा टर्म फाइंड करते थे, फिर उस टर्म का स्क्वायर करके जोड़ते और घटाते थे, है ना। जोड़ने और घटाने के बाद हमें स्क्वायर वाला एक टर्म मिल जाता था और एक टर्म खाली मिल जाता था। तो स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते थे और खाली वाला टर्म हम लोग इक्वल साइन के अपोजिट ले जाते थे। उसके बाद स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते थे और फिर x की दो वैल्यूज मिल जाती थी, है ना। इस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते थे। उसके बाद आती है बारी द्विघाती सूत्र की। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको बोलते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का इस्तेमाल करके एकदम आसानी से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के सूत्र रूट जो है वो निकाल लेते थे, है ना। यहां तक हो गई सॉल्यूशन की बात। अब ये जो भैया एक चीज है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तकर, है ना। तब हम लोगों ने डेफिनेशन दी विविक्तकर की। तो अपना अगला टॉपिक क्या था यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। फोर्थ टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो व्यंजक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहलाता है ना। ये विविक्तकर की डेफिनेशन ये थी। अब अगर हमें विविक्तकर पता चल गया तो विविक्तकर की मदद से हम ये पता लगा सकते थे कि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर विविक्तकर पॉजिटिव आ रहा था, अगर d पॉजिटिव या 0 आ रहा था तो ये क्या इंप्लाई कर रहा था, मूलों का अस्तित्व है। मतलब कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, सॉल्वेबल थी, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अगर d निगेटिव आ रहा था तब मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। ये एक बात हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि विविक्तकर का काम सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है। विविक्तकर का काम, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर विविक्तकर 0 से बड़ा या बराबर आ गया तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को गेस करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट के नेचर, है ना। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मूलों की प्रकृति, पांचवा नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमने पढ़ी थी, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखवाए थे। ओके, हम लोग देखते हैं क्या है। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तकर है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते थे,
फर्स्ट पॉइंट, डी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो मूल क्या होते थे? वास्तविक होते थे, है ना, वास्तविक होते हैं। यहाँ पे इंप्लाई का साइन लगा देते हैं। अगर डी पॉजिटिव या इक्वल 0 है तो इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और हम उस द्विघात समीकरण को दो रैखिक समीकरणों में तोड़ सकते हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन, अगर द्विघात समीकरण का जो विविक्तकर है वो लेस देन 0 है तो मूल क्या होते थे? काल्पनिक या फिर अवास्तविक, काल्पनिक होते हैं, है ना। सेकंड चीज ये थी। थर्ड चीज क्या थी? अगर अपना d ग्रेटर देन 0 है तब क्या कंडीशन बनेगी? वास्तविक तथा अलग अलग, है ना, दोनों मूल अलग अलग थे या इनको बोलते हैं असमान होते हैं। ओके, ये अभी हाल ही में पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा। फोर्थ पॉइंट क्या था? अगर d इक्वल्स हो जाए 0 के तब क्या कंडीशन बनती थी? दोनों रूट समान हो जाएंगे, है ना। वास्तविक तथा समान होते हैं। ये यहां तक आप लोगों ने स्टडी की है इस यूनिट में सो फार। तो बस यहीं तक पढ़ना था आपको। इस यूनिट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो भी डाटा था मैंने आपको बता दिया है। हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए, है ना, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, बोट से रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। खैर, तो हम लोग अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे इस यूनिट के साथ। और जो अपनी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, उसका नाम है अरिथमेटिक सीरीज। हिंदी में अगर बोले तो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसको कहाँ पे यूज़ करके हम लोग रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है। तो आप लोग फोकस ना हारें और लगातार पढ़ते रहे मेरे साथ। तो मेरे लेक्चर्स आई थिंक आप लोगों को, आई होप आप लोगों को हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा। ओके, तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट के इंट्रोडक्शन और उसके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।